हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके पास जो है एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो ना समय को देरी करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, What type of motor are normally fitted with the appliances like blower and centrifugal pump? सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है कौन सा मोटर जो है आपके पास इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर है आपके पास स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सेडेड पोल इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। तो इसका ऑप्शन आपके पास आएगा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम लोग ब्लोअर और सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यूनिवर्सल मोटर की अगर बात करूँ तो यूनिवर्सल मोटर को जो है होम अप्लायंसेस में आपके पास उपयोग किया जाता है और इस मोटर की खास बात ये होती है कि इसे एसी और डीसी दोनों में वर्क करा सकते हैं, इस कारण से इसका नाम यूनिवर्सल मोटर पड़ा है। थ्रेडेड पोल इंडक्शन मोटर का इसका जनरली हम लोग जो है जो छोटे फैन होते हैं, स्मॉल फैन है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास खिलौने हैं, टॉयस है, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। फोटोकॉपी मशीन है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सिंक्रोनस मोटर का, तो सिंक्रोनस मोटर का जनरली जो उपयोग है इसको सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पर करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से चारों मोटर का आपको मैं एप्लीकेशन बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास इसका आंसर क्या होगा? स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What type of basing of junction in SCR in forward and blocking state? तो ये आपके पास पावर टर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें SCR के बारे में आपके पास बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, SCR जो है एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर इसमें टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास जनरली 3 टर्मिनल होते हैं। एक आपके पास एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है और तीसरा आपके पास गेट टर्मिनल होता है। ठीक है, अगर मैं लेयर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपके पास इसमें 4 लेयर होते हैं, P आपके पास N और इसी तरीके से P और आपके पास N होता है, 4 लेयर होगा। ठीक है, ये आपके पास एनोड होता है, ये आपके पास इस तरीके से कैथोड होता है और बीच वाला जो टर्मिनल है ये आपके पास गेट होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका फॉरवर्ड बायसिंग में आपके पास J1, J2 और J3 जंक्शन कौन कौन सा होगा? तो ये आपके पास ये J1 जंक्शन है, ये आपके पास J2 जंक्शन है और ये आपके पास J3 जंक्शन है। तो J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जो है आपके पास इस तरीके फॉरवर्ड बायस में होगा और उसके बाद जो है J2 जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में आ जाता है। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी आएगा, जिसमें J1 और J3 आपके पास फॉरवर्ड बायस में रहेगा और J2 जो है आपका रिवर्स बायस में आएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर यूज इन द ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम, हाउ मेनी डिस्क इन द सीरीज विल बी प्रोवाइडेड टू द स्ट्रिंग इफ द वर्किंग वोल्टेज इज 66 किलोवोल्ट। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 66 किलोवोल्ट में जो है डिस्क इंसुलेटर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 66 के हिसाब से जो है आपके पास डिस्क इंसुलेटर की संख्या 6 होगी, क्योंकि आपको बता दूं आपकी जानकारी में कि डिस्क इंसुलेटर जो है, एक डिस्क इंसुलेटर आपके पास 11,000 वोल्ट या 11 किलो वोल्ट के लिए आपके पास डिजाइन होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज होते हैं, जैसे कि यदि मान के चलो 11 किलो वोल्ट का लाइन है तो उसमें एक इंसुलेटर उपयोग किया जाएगा। 33 किलो वोल्ट का लाइन है तो उसमें आपके पास 3 इंसुलेटर का होगा। 66 किलो वोल्ट का लाइन है तो उसमें जो है आपके पास 6 इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरीके से यदि आपके पास 132 किलो वोल्ट का लाइन है तो इसमें ध्यान रखिएगा 9 या 10 इंसुलेटर का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से 220 किलो वोल्ट का लाइन है तो इसमें आप लोग जो है 13 या 15 डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से 400 किलो वोल्ट का लाइन है तो इसमें आपके पास 23 या 25 इंसुलेटर का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्क इंसुलेटर की संख्या को गिनकर लाइन वोल्टेज बता सकते हो। इसमें एक जानकारी और याद रखना, इंसुलेटर का जो डिजाइन होता है या इंसुलेटर का जो साइज होता है तो इंसुलेटर का साइज हमेशा वोल्टेज रेटिंग के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करेंगे? इसको वोल्टेज रेटिंग के आधार पर करते हैं। और स्पेशली अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो इसमें होता है आपके पास पर फेस पिक वोल्टेज पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्क इंसुलेटर एक 11,000 वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके इंसुलेटर के साइज का निर्धारण वोल्टेज रेटिंग के आधार पर करते हैं, वो भी कौन सा वोल्टेज? पर फेज जो है पिक वोल्टेज के आधार पर हम लोग क्या करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज के लिए कितने डिस्क इंसुलेटर की संख्या रखी जाती है उसको यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वेयर आर द शंट कैपेसिटर इंस्टॉल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, लोकेशन पूछा गया है। तो नियर सप्लाई पॉइंट, सप्लाई पॉइंट में तो इसको नहीं करते। नियर लोड पॉइंट, तो ये आपके पास सही आंसर हो सकता है। पैरेलल टू द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसको लोड एंड पर किया जाता है। और पैरेलल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसमें भी नहीं आएगा। तो आपके पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियर लोड पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी शंट कैपेसिटर को लगाया जाता है तो ये आपके पास लोड है, इस लोड के पैरेलल में समानांतर क्रम में इस तरीके से कैपेसिटर लगाते हैं तो इस कैपेसिटर को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो इस तरीके से कैपेसिटर लगा इसको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस कहा जाएगा। लेकिन यदि इसी तरीके से अगर लाइन में जो है इस तरीके से आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस इंडक्टर को जनरली जो है फेरांटी इफेक्ट को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा इफेक्ट जो है, इसको ध्यान रखिएगा, फेरांटी इफेक्ट को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन उसी ट्रांसमिशन लाइन में यदि सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दिया जाए, क्या बोल रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिए ना, सीरीज में देखो ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये भी आपके पास पैरेलल में लगा हुआ है, इसको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस बोलते हैं, इसको फेरांटी इफेक्ट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। अब सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया गया तो इसको स्टेबिलिटी डिवाइस कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टेबिलिटी डिवाइस है। तो ये अलग अलग आपके पास वैल्यू होती है, अलग अलग जगह होती है लगाने की, उसके आधार पर अलग अलग उसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अल्टरनेटर विद द सिलेंड्रिकल रोटर। देखो आजकल जो है ना, आजकल के जितने भी एग्जाम है, अभी रिसेंटली में आपके पास सीएससीबी के एग्जाम हुए हैं, यूपीसीएल के एग्जाम हुए हैं और आपके एमपी के एग्जाम होने वाले हैं। तो आजकल ऐसी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर जो देखना ध्यान से, नॉट ट्रू मतलब कौन सा सही नहीं है। पहले के समय में क्वेश्चन क्या होता था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो उसमें चार ऑप्शन में डायरेक्ट आपको दिख जाता था। अब इसमें क्या है, नॉट ट्रू बोला है, मतलब इसका मतलब क्या है, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सही नहीं है, मतलब तीन यहां पर सही है। तो ध्यान रखना, तीन सही है ना, एक आपके पास गलत है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है देयर इज नो नीड फॉर द डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, ये एकदम सही है क्योंकि आपके पास सिलेंड्रिकल रोटर में किसी भी प्रकार के डैम्पर वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, सेलियन पोल में पड़ता है। ठीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि सिलेंड्रिकल रोटर को हम लोग जो है, सिलेंड्रिकल रोटर की यहाँ पे बात हो रही है, सिलेंड्रिकल रोटर को हमेशा हम लोग हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट। लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो है हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिलेंड्रिकल रोटर के लिए हम लोग जो है उसको हाई स्पीड करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट सुटेबल, तो ये आपके पास एक ही गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन में ही आ गया। तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा, देयर इज नॉट सुटेबल फॉर जो है हाई स्पीड ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following distance between the two adjacent pole in terms of the number of armature conductor। ठीक है, दो adjacent pole के बीच में जो है जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चले, मैं उदाहरण में आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास दोस्त इस तरीके से है, पोल N है और इस तरीके से आपके पास S है, उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से N है, S पोल है और यहाँ पर इस तरीके से N है। यदि आप जो है वास्तविक तौर पर, रियल तौर पर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास 180 डिग्री दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस आप देखोगे तो ये 90 डिग्री दिखा रहा है। तो वास्तव में जो डिग्री दिखती है ना, इस डिग्री को कहा जाता है मैकेनिकल डिग्री, इसको हम लोग जो है मैकेनिकल डिग्री कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल की भाषा में जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ये हमेशा और हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। याद रखिएगा कितना होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इन दोनों के बीच में भी आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है और इस 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल को कहा जाता है पोल पिच। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाएगा, पोल पिच कहा जाता है। तो यहां पर बोला गया है टू एडजेसेंट पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाएगा, पोल पिच। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, पोल पिच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीक लोड पावर प्लांट। कौन सा जो है पीक लोड पावर प्लांट है। देखो दोस्तों, आपके पास दो प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, एक बेस लोड प्लांट होता है और एक पीक लोड प्लांट होता है। बेस लोड प्लांट इसको बोलते हैं ऐसे पावर प्लांट जो कंटिन्यू आपके पास पावर की सप्लाई करते रहते हैं, और पीक लोड पावर प्लांट एक स्पेशल टाइम में एक स्पेशल पर्पस के लिए जो है आपके पास उपयोग किया जाता है, उसको पीक लोड प्लांट कहते हैं। तो जनरली जो है यहाँ पर जो है डीजल पावर प्लांट जो इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है, जैसे किसी हॉस्पिटल में, किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी बड़ी बिल्डिंग में अचानक से लाइट चली जाती है तो वहाँ पर हम इमरजेंसी पर्पस के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो इमरजेंसी पर्पस के लिए हम लोग डीजल पावर प्लांट को पीक लोड प्लांट के रूप में रखते हैं। ठीक है,
उसी तरीके से कोल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा आपके पास भारत में फेमस है एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट। ये कोल पावर प्लांट है, ये कंटिन्यू आपके पास पावर को सप्लाई करते हैं, तो ये बेस लोड में आएगा। बायोगैस ये भी आपके पास हो जाएगा, जो है आपके पास जो है बेस लोड प्लांट में। जियोथर्मल पावर प्लांट भूतापी गर्मी का उपयोग करके, तो ये तीनों की तीनों जो है आपके पास बेस लोड प्लांट के एग्जाम्पल है, बेस लोड प्लांट। और ध्यान रखिएगा पिक लोड के साथ साथ इसको इमरजेंसी पर्पस के लिए भी उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको इमरजेंसी पर्पस के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए या पिक लोड प्लांट के लिए हम लोग डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 3-phase 20 HP 208 6 pole 50 Hz star connected induction motor deliver 15 kilowatt at 5% slip. Find the rotor speed. देखो भाई इतने सारे इस क्वेश्चन में इतने सारे डाटा दे दिए हैं, वो सारे के सारे आपको कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप ये फोकस कीजिएगा कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पास रोटर स्पीड, रोटर स्पीड निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि रोटर स्पीड निकालने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। एक तो आपको भाई जरूरत पड़ेगी आपके पास स्लिप की, और दूसरा आपके पास जरूरत पड़ेगी सिंक्रोनस स्पीड की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पावर दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 फेज दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से स्टार कनेक्टेड करके लिखा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको मतलब किसका है, 6 पोल और 50 हर्ट्ज का, और यहाँ पर 5% स्लिप दिया है उसका। इन दोनों चीज का ही हमको मतलब है। तो सबसे पहले आप NS निकाल लीजिए। तो आपके पास NS कितना हो जाएगा, 120 F/P RPM। ये आपके पास NS निकालने का फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, 120 × 50 डिवाइडेड बाय आपके पास 6, तो ये आपके पास होगा 1000 RPM। तो 1000 RPM इसका NS स्पीड होगा, सिंक्रोनस स्पीड। स्लिप की वैल्यू 5% है, तो 5% को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग जो है 1 - 0.05 इंटू आपके पास 1000। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, पॉइंट जो है 95 इंटू हो जाएगा 1000। तो ये आपके पास जो है 950 RPM के आसपास होगा। ध्यान रखिएगा कि इंडक्शन मोटर में हमेशा इंडक्शन मोटर की मोटर का जो स्पीड है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम प्राप्त होगा। आंसर यदि आपको चेक करना है, ध्यान रखना, सिंक्रोनस स्पीड कितना है, 1000 RPM, इससे हमेशा कम। ऐसे तो ऑप्शन में सभी आपके पास कम वैल्यू है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने कितना निकाला, 950 RPM। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 950 RPM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। फिर से देखिए यहाँ पर क्या बोला है, नॉट आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है 3 सही है, एक आपके पास गलत है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, PMC टाइप जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका आपको जो है नॉट एडवांटेज बोला है, मतलब इसका डिसएडवांटेज आपको बताना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड लॉन्ग स्केल ये एकदम सही है, यूनिफॉर्म भी होता है और आपके पास लॉन्ग स्केल होता है। नो हिस्टेरिसिस लॉस ये भी आपके पास होता है। ठीक है, हाई टॉर्क वेट रेशियो ये भी आपके पास होता है। लेकिन क्या बोले, लो कॉस्ट नहीं, PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट महंगा होता है। ध्यान रखना, PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास महंगा होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सस्ता होता है। तो ये आपके पास गलत है और यही आपके पास आंसर है। ध्यान रखना ना, नॉट एडवांटेज बोला है, तो ठीक है, यही आपके पास ऑप्शन है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर का, लो कॉस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द स्टेपर मोटर। देखो भाई यहाँ पर स्टेपर मोटर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा मोटर जो स्टेप बाय स्टेप चलता हो। कैसे चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपके घरों में जितने भी मोटर, इंडक्शन मोटर होते हैं, कंटिन्यू रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसका स्पेशल आपके पास एप्लीकेशन होता है, जैसे कंट्रोल सिस्टम में या रोबोटिक्स में होता है या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में होता है। तो इसका जो है आपके पास इस्तेमाल स्टेपर मोटर का देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन देखते हैं। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं कराता। लीनियर मूवमेंट, अभी आपको पता है लीनियर मूवमेंट नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप करता है, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। पोजीशन कंट्रोल, हाँ ये पोजीशन को कंट्रोल बिल्कुल कर सकता है, तो ये आपके पास सही ऑप्शन है। और कांस्टेंट स्पीड, ये तो आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोजीशन कंट्रोल। ठीक है, थैंक यू।